हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसको मैंने बचपन से गिरते पड़ते साइकिल के पेडल से बाइक के थ्रॉटल तक का सफर तय करते हुए देखा है। अपनी मेहनत और लगन और जोश और जुनून के सहारे इन्होंने अपना नाम खुद रोशन करा है। जब सोशल मीडिया पैदा भी नहीं हुआ था, जब से ये फेमस है हमारे भोपाल में और भोपाल के साथ साथ कई और शहरों में हिंदुस्तान के। तो आइए खुद उनसे बात करते हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, पूरी फोटो कंपनी की टीम को भी जी। ये मोस्ट अवेटेड हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। जी हाँ, तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहे। बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहेगा जी। तो पहले तो ये बताइए, आप तैयारी करके आए पूरी? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे तो आप हल्के फुल्के नर्वस दिख रहे हैं। आपने स्टोरी में तो कहा था कि सवाल हमारे जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा स्टार आपके सामने बैठा है? वो देखिए, मुझे पता ही चला है कि शायद आपकी बेगम नहीं है अभी घर पे, तो ड्राई फ्रूट्स आपके पास भी खत्म हो गए और जो आप यहाँ रखवा के मेरे पास गए थे कि यहाँ आके खाएंगे आप जरूरत पड़ने पर, तो वो पूरी टीम खा गई। तो थोड़ा सा नर्वस मैं भी हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, वो उसको भी जाने दीजिए, अभी आएगी तब मंगा लेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप अपने सवालों की बारिश कर दें मुझ पे। तो ये पहला सवाल यही है जो पब्लिक चाहती है सबसे पहले, जो काफी टाइम से लोगों के दिलों में ये सवाल है और सब मुझसे पर्सनली मैसेज कर करके पूछते रहते हैं कब पॉडकास्ट होगा और कब आप साथ में बात करेंगे। सबको एक इंतजार था कि आपकी शादी में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। मैं शादी से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ताज़ा मामला है और इससे अपन और डिले ना करें, इसलिए शादी की शुरुआत पहले कर रहा हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ है, अपन इसके बाद जाएंगे। तो शादी में आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को कंफ्यूजन रहा है कि भाई आपका निकाह का जो मैटर हुआ था, कंट्रोवर्शियल जो एक वीडियो आपकी आई थी, और उसको शायद लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को समझाएं कि आपने उसमें क्या ऐसी बात करी थी जो लोगों को बड़ा एक उस पे वो हुआ था, लोगों ने बवाल मचा दिया था कि कैसे क्या। तो आप खुद बताएं लोगों को। साद भाई देखिए, जैसे अपने पॉडकास्ट की भी बात हुई कि काफ़ी डिले हुआ, हर चीज़ का एक टाइम एक वक्त मुकर्रर है, सेट है। दूसरी चीज़ शादी पे बात करें तो भाई मैंने इतनी सिंपल शादी की है ना, लेकिन मैंने जब फिजा के यहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैंने उनकी अम्मी से हाथ जोड़ के कहा था कि अम्मी कमरे में बिठा के निकाह कर दो, मैं इतना सिंपल चाहता हूँ सब, क्यों एक मैसेज देना चाहता हूँ। मुझको पता था कि वो जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर कुछ ना समझ लोग विवाद करेंगे और वो कंट्रोवर्सी इसमें होगी, क्योंकि मैं जो भी मैंने बात की ऐसा तो है नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई स्टेज पे खड़े होकर माइक पकड़ा था। सही बात। तो मैं उसमें जज्बाती होके कुछ भी बोल गया। मतलब मैं नहीं मानता कि मेरी एज का कोई लड़का जिसे इससे मैं आ रहा हूँ उसने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखे होंगे ना, स्टेजेस देखे होंगे, शायद आज की लड़की भोपाल से बाहर निकल के नहीं देख पा रहा है। वो कहने का मेरा ये मकसद था। मैं गलत नहीं था उस वीडियो में, बहुत खींचा गया, बहुत सारे फिरकों ने आके उस पर वीडियोज भी बनाए और आपको मालूम ही है कितना मुझे ट्रोल किया गया है। हालांकि मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी 1% भी नहीं पड़ा। फर्क पड़ना है उससे, सही बात। बिल्कुल साथ भाई। अरे वो ये था, वो वीडियो आज भी मेरी आईडी पर है। अगर मैं गलत होता तो सबसे पहले उसे हटा देता या फिर उसके कमेंट में ऑफ कर देता। वो सब उस पर वैसा की वैसा है, अभी भी लोग जाके देखेंगे तो उन्हें मिलेगा। वो ऐसा था कि मैंने लड़की का, पहले तो मैं बताऊं शरीयत के हिसाब से लड़की का मेहर होना चाहिए माली, सिक्कों में हो, पैसे में हो, चांदी में हो, सोने में हो, ऐसी चीज जो लड़की तक पहुंचे। तो हमारा मेहर जो है 3.5 लाख रुपए मुकर्रर हुआ था, है ना? सही। तो मेहर की तो ये बात नहीं आती। फिर एक मैंने अपने बिहाफ पर, वहां पे हमारे जो निकाह पढ़ाने काजी साहब आए थे, तो मैं उनका हवाला देकर बात कर सकता था। वो वीडियो एज इट इज मैं आपको बोल के बता रहा हूँ वो क्या था कि एक चीज जो मैंने पेपर में ऐड नहीं कराई वो मैं सीधी अल्लाह से ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं काजी से ऐड कर रहा हूँ, फिजा की मम्मी से ऐड कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप से ऐड कर रहा हूँ, किसी को मैंने उसमें हाजिर नाजिर नहीं करा। मैंने अल्लाह को उसमें पार्टी बनाया सीधा, और मैंने कहा कि मैं एक चीज अल्लाह से सीधी ऐड करना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी नमाजें हैं उनमें मैं फिजा का हक महर रखता हूँ, नमाजों को हक महर नहीं रखता हूँ, कि मैं नमाजों को हक महर में नहीं दे रहा हूँ, नमाजों में मीन्स नमाज का जो सवाब रहा करेगा, मैं चाहता हूँ अल्लाह मियाँ मेरी बीवी उसमें मेरी हकदार रहे सवाब में। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं उसी दिन से नमाज शुरू करूंगा। मैं काफी टाइम से नमाजी हूँ, मैं पक्के वाला नमाजी हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसी दिन से जो नमाज पढ़ना शुरू करूंगा मैं फिजा के लिए सजदे कर रहा हूँ। अल्लाह ने बखूबी दे दी तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं उसके लिए सजदे करूंगा। हाँ, जो मैं सजदे करूंगा मेरी बीवी उसमें मेरे सवाब की हकदार रहे। अब जब मेरा जिस दिन मैं मरूंगा ऊपर जाऊंगा, अल्लाह मियाँ कह देंगे मैंने तुम्हारी वो अर्जी खारिज कर दी। सिंपल सी बात है। मैं बहुत बड़ा शूरा कारी मुफ्ती तो हूं नहीं, आलिम जो लोग मुझे देख के फॉलो कर लेंगे,
सही बात है। कि भाई बाबर ने ऐसा बोला तो अब हम भी ऐसा बोलेंगे। लेकिन लोगों की सोच ये है ना कि भाई एक बाबर बहुत ऐसा फेमस नाम है तो कई लोग फॉलो करते हैं, तो फिर हो सकता है कि इनको देख के लोग अपने ये एक चलन बना लें, एक वो ट्रेंड बना लें। इस लिहाज से लोगों ने इसको थोड़ा सा और खींचा, तो ये एक लोगों के दिल में बात आ जाती है। तो मेरा मानना ये है कि शायद यही उनके दिमाग में भी रहा होगा जिन लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। साथ भाई कुछ तो ऐसे लोग थे जो मेरे भोपाल के, मैं आपको बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है तो मोस्टली जितना हेट मिला है फिजा को, वो मोस्टली भोपाल से मिला है। अच्छा। भोपाल की आवाम से मिला है। हालांकि मैं उस शहर की बात कर रहा हूँ साथ भाई जहाँ पे 75 ईयर से इज्तिमा होता है। और तबलीग का क्या काम है कि घरों घर जाकर तबलीग की असली असल दावत देना, जमातों में लोगों को निकालना और दीनी तालीम बताना। क्योंकि औरत की जिंदगी में दीन जो आता है वो तालीम से आता है, आप भी मानते हैं ना। क्योंकि मर्द की नमाज चौखट के बाहर रह जाती है भाई, अंदर जो औलादों में नस्लों में दीन आता है वो औरत से आता है। तो बताइए आप कहाँ नाकामयाबी है। मेरी एक सक्सेसफुल शादी चल रही है, उसमें लोगों ने इतनी, उस एक मेरे स्टेटमेंट पे उन्होंने मेरी 4 चीजें भुला दी। कि एक चीज कि हमने कुछ दहेज में लेन देन नहीं करा, कोई वर्डन नहीं आया फिजा के घर वालों पे। हालांकि वो लोग इतने साहिब हैसियत थे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझे ऊपर से नीचे तक तोल सकते थे चीजों में, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे मालूम है भाई जो अपने उस पे है ना करके मेहनत में वो मजा आता है, वो किसी के देने में मजा नहीं आता साथ भाई। बिल्कुल सही है कि मुहर्रम के महीने में शादी मैंने करी सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि भाई मुहर्रम में भी शादी हो सकती है। जब लड़के को लगे कि इसकी शादी कर देनी चाहिए तब भी शादी हो सकती है। लोगों ने काफी विवाद किया, कुछ लोगों ने तो बद्दुआ दी कि तुम्हारा पति तुम्हारी औलाद की शक्ल नहीं देख पाएगा, तुम भरी जवानी में बेवा हो जाओगी। अल्लाह जाने क्या क्या भाई, इतनी नॉनसेंस वाली बातें की है ना। जो मसला वही है, अपना जो माशरा है उसमें एक बड़ी चीज आम हो गई है, सबको नॉलेज है। क्योंकि इल्म जो है अभी बिल्कुल ही समझिए आप टके टके पर बिक रहा है। सही बात है, बिक रहा नहीं, फिक रहा है। सही बात बिकना मैंने गलत बोल दिया, फिक रहा है। तो सब अपने हिसाब से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और चल रहा है सबका। तो वही है ना कि जब 10 चीजें अच्छी हो रही हैं तो आप सब उसमें से नो को हटा देते हैं। हाँ, एक जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हाईलाइट, उसमें से खराब होगी जो वो बनाएंगे ये गलत है, अपने हिसाब से उसे गलत बना के दिखाया जाएगा कि ये देखिए क्या कर रहे हैं लोग। वही साथ भाई, वो इतना बेहतरीन वीडियो था, उसमें मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके एक बात की, सीधा कमिटमेंट अल्लाह से करा। और बहुत सारे से मसले भाई, आपको मालूम है भोपाल में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शादियां हुई हैं, अपनी बीवी को बाइक्स पे लेकर जा रहे हैं, बिठाकर विदा करा रहे हैं, 50 चीजें कर रहे हैं। कितना खव्वाली का माहौल है यहाँ पे, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। साथ भाई मैं तो आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, आप तो प्रैक्टिकली देखे हुए ये चीजें। बिल्कुल, क्योंकि आपका तो अल्लाह ने काम ही ऐसा बनाया जिसमें आपको ये चीजों से रूबरू होना ही पड़ता है। तो मुझे तो बोल के बताना ही नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल सही। तो सिंपल ये चीज है कि जितना उसको ट्रोल किया गया वो ऐसी चीज थी नहीं, उसमें बहुत सारी अच्छी भी चीजें थी उस वीडियो में, और उसमें को और मे का फर्क नहीं समझ पाई पब्लिक। तो ये था वो शादी का पूरा कॉन्सेप्ट कि ना मैं बारात लेकर गया, मैं अपनी मुख्तसर फैमिली को लेकर गया हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया के जो गैंगस्टर आपने बताए, ये अपनी मतलब ना कोई प्रोफाइल लगाते हैं, ना कोई फोटो होता है इनका, ना कोई आईडीज होती है, क्योंकि उनको पता है ना बाद में थपड़िया ही हो सकती है हमारी, तो उस पर सतर्क होकर चलते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि इस बात से उम्मीद है आपको समझ में इतना आ गया होगा कि कोई भी चीज़ पे कमेंट करने से पहले या उसको कहीं शेयर करने से पहले गलत सलत उसके ऊपर लिख के इस चीज़ पे ध्यान थोड़ा सा दे दिया करें कि क्या बात हो रही है और हम उससे क्या समझ रहे हैं और आगे क्या बता रहे हैं। इससे क्या होता है कि ना आपका कोई इसमें फ़ायदा होता, ना हमारा कोई नुकसान होता, आपकी मेहनत ज़ाया जाती है। तो लिहाजा थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है, एकदम से एक तो आपकी शादी हो गई माशाल्लाह, एकदम से तो एकदम से मतलब एकदम से नहीं होती, होता है ना कि शादी हो रही है, रिश्ता हो गया, डेट डिसाइड होगी, फिर निकाह होगा और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब एक पूरा वो प्रोसीजर चलता है। यहाँ तो एकदम से शायद आपका रिश्ता भी नहीं हुआ था, फोटोग्राफर पहले बुक हो गया था और एकदम से शादी हो गई। फिर वो तो खैर छोड़िए, वो जो भी सीन था, मतलब लोगों का ये बड़ा एक इसके अंदर दिलचस्पी के कैसे आपने जो आपकी बेगम हो गई है फिजा, उनको फंसाया। ये सवाल है लोगों की, कैसे आपने फंसाया है। मतलब लोग ये भी कह सकते हैं भाई कैसे आप उनसे पहुंचे वहां तक, आपने कैसे बात करी, लेकिन लोग सीधे में बात करते हैं भाई, क्योंकि ज्यादा आपसे माशाल्लाह पूरे भोपाल वाले मोहब्बत करते हैं, तो सीधे में उनके कमेंट्स यही आते हैं। साथ भाई अल्लाह मियां के वादे हैं अच्छे मुसलमान से कि मैं आपको बेहतर से बेहतरीन दूंगा। तो लोगों को मेरे सब पता ही है, पुराना भी सब नया भी।
तो बेहतर से बेहतरीन का यही होता है। फिजा अली मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिली थी और मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था और वो मुझे उनकी प्रोफाइल दिखी, मैंने थोड़ी स्टॉक करी प्रोफाइल उनकी, बेहतरीन लड़की थी वो प्रोफाइल के हिसाब से। मैंने अपनी बड़ी वाली बहन मेरी डेली शादी के पीछे पड़ी थी अमरीन बाजी, उन्होंने कहा मुझे बताओ क्या, तो मैंने इनकी सिर्फ प्रोफाइल उन्हें भेजी थी, बहन ने सारी बात कर ली थी। लेकिन फिजा का ये कहना था बाजी से कि मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, मेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। फिर मैंने आगे रह के मैसेज करा फिजा को कि आप बताइए मैं कर लूँ बात आपके वालिद साहब से, तो उन्होंने कहा वो हयात नहीं है, 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया है। तो फिर मैंने कहा अब तो ये मुसीबत है, अम्मी से तो अपन कहाँ कर पाएंगे बात। तो फिर मैंने उनके भाई की प्रोफाइल देखी और मैं 1-2 मैंने उस पर लाइक करे, और उनके भाई उस वक्त में चांस की बात है कि लाइव ऑनलाइन बैठे थे और उन्होंने देखा कि अरे ये वो मुझे जानते थे MTV स्टंट महीने के टाइम। तो उन्होंने कहा ये बाबर खान मेरी फोटो को लाइक कर रहा था, उन्होंने मुझे सलाम लिख के भेज दिया। तो इसकी चैट भी हम चाहें तो डाल सकते हैं, वो छोटा सा मैसेज कि अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, तो मैं कह रहा अल्लाह अकबर आप मुझे जानते हैं भाई? तो उन्होंने कहा हम तो बहुत बड़े फैन रहे हैं आपके और ऐसा वैसा। तो ऐसे करके उनके भाई से मैंने कहा कि आप बताएं मतलब, तो उन्होंने कहा नहीं हम बाहर नहीं करते हैं शादी। तो फिर मुझे वहां चांस लगा था कि शायद नहीं होगी अपनी यहाँ शादी, क्योंकि भाई MP की ना UP की वजह से इमेज को बहुत खराब कहा जाता है। लोग सोचते हैं MP बहुत डिफरेंट है, यहाँ बहुत अलग लोग रहते हैं, बहुत दीनी माहौल है यहाँ माशाल्लाह। तो वो कंपेयर वहां भी है दीनी माहौल, लेकिन एक आप समझ रहे हैं ना मैं किस जोन में जाना चाह रहा हूँ, सही बात बस वो है। तो इसलिए वो डर रहे थे कि नहीं हम MP UP नहीं करते शादी। मैंने उनसे बोला देखिए मैं दाढ़ी पे ना शेव भी नहीं करवाऊंगा, एज इट इज जैसा मैं हूँ, जैसी रॉ पर्सनैलिटी मेरी है, मैं आपके आके मिलता हूँ, आप देखिए, अदरवाइज मैं चला जाऊंगा। तो बहन से परमिशन ली, उन्होंने कहा ठीक है। मैं उनके यहाँ पर्सनली मिलने गया, तो उनके भाई ये लोग मिले मुझसे, हम लोग करीब 6-7 घंटे साथ रहे, तो उन्हें बड़ा पसंद आया और अपनी तो बात ही निराली थी माशाल्लाह। तो वो सारी बातें मतलब झूठी थी जो आपने बताया था कि आपके पीछे पड़ी नहीं थी फिजा? अरे नहीं भाई वो तो फन वाली चीज है, आपको पता है कभी कोई लड़की लोगों से सीरियसली ले चुके हैं असल में के अल्लाह नहीं इसी वीडियोस भी तो हुई थी ना, कि कुछ वायरल भी हुई थी वीडियोस के। हाँ वो हमारे रील हम बनाते रहते हैं साथ भाई लोगों को, खैर वो तो अलग ही टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। फिजा बेहतरीन लड़की है, उसने शादी से पहले मुझसे 2-3-4 बारी हमारी बात हुई थी बस। तो ये बहुत ही सिंपल थी मेरी शादी, कोई हुआ लाभ। आपने कहा ना कि एकदम से शादी तो एकदम से ही करनी चाहिए साथ भाई। नहीं वो कुछ मुझे ऐसा लगा कुछ ज्यादा फास्ट हो गया था, क्योंकि मुझसे आप नहीं साथ भाई फास्ट कहाँ हुआ था। आपने कहा कि अगर आप 1 महीने में लड़की ढूंढ लेते हो, तो ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, साथ भाई का मेरे पास मैसेज था कि अगर आप लड़की 1 महीने में ढूंढ लेते हो तो आपकी फोटोग्राफी फोटो कंपनी से बिल्कुल फ्री। यही बोला था ना आपने? उसके पीछे कुछ रीजन थे जो मैंने ये बोला था। असल में ये बाबर मियाँ और कुछ लोग और हैं हमारे साथ के। नहीं आप नाम रिवील करिए। मैं ऐसे नहीं, मैं नहीं कर रहा। नाम रिवील नहीं कर सकता क्योंकि आपकी तो हो गई, आप निकल गए वो बचे हुए अभी। तो ये एक पूरा ग्रुप, ये थोड़े से रुके हुए लोगों का हमारे साथ आके बैठता था, रुके हुए लोग जितने पुराने चेसी हैं। अब मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंट था कि भाई मैं इसमें के नहीं निकल सकते, ये लोग रुके हुए हैं, रुके ही रहेंगे अभी काफी टाइम तक। एकदम से भाई साहब सब अंदरूनी खिचड़ी पक रही थी, हमें बताया गया कि साहब चल रही है बात, होगी, तो माशाल्लाह खैर हो गई। साद भाई ने मुझसे बोला कि आपके लिए बिल्कुल टोटली फ्री। इन्होंने कहा कि बिल्कुल 1 महीने में अगर आपने लड़की ढूंढ ली, मैंने 1 हफ्ते में ही ढूंढ ली थी। कट कर दो इसे। लेकिन साद भाई ये तो चीज ठीक है, समझा करो। वो नाम बोल दो ना भाई, तो ये लोग क्या भी कराए उनके क्या है, दांत टूट गए, क्या पता होने वाली हो गई जबरन में फिर अटक जाएंगे, रुके हुए लोग। तो अब आप कुछ अपने जो आपकी लाइफ में आपने जो स्टार्ट किया था साइकिलिंग, जहां तक मुझे पता है कि बचपना मैंने आपका देखा है, छोटी सी साइकिल से मैंने आपको देखा है चलते हुए जी। और पहले मैंने 2 पहियों पे देखा आपको चलते हुए, पहिए निकाल के भी आप चले, 1 पहिए पे भी आप चले। तो मेरे सामने आपने एक बड़ा लंबा सफर तय करा। उस बीच में मैंने बहुत सारी आपकी खासियतें देखी और भी खूबियां हैं जो मैं बाद में आऊंगा उस पर अभी। पहले आप मुझे बताइए कि साइकिल से आप एकदम जैसे ही आप बाइक पे शिफ्ट हुए, तो वहां से आपका सफर आप बताइए, जो काफी लोग जो नहीं जानते हैं। वैसे तो ऐसा कोई है नहीं, मुझे नहीं लगता जो नहीं जानता हूं आपको, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी ज़बानी कुछ अपने खास जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में आप बताएं। साद भाई साइकिलिंग के बाद मैं 14 टाइम स्टेट लेवल चैंपियन था मैं साइकिल रेसिंग में, और स्टंट कंपटीशन जितने भी होते थे ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन के थ्रू। ये सत्यप्रकाश जी थे, पूर्व IPS थे, अब तो वो नहीं रहे,
उनके थ्रू मैं करता था। वहां से मैं शिफ्ट करके आया नॉन गियर पे, क्योंकि मैं जब साइकिलिंग करता था तो मेरी साइकिलिंग के ब्याह पे, रेसिंग के ब्याह पे मेरी रेलवे में जॉब हो गई थी। ये बात तो किसी को पता ही नहीं है, बट मैं बाइक की सर्विस करा के इंदौर से आ रहा था और वीआईपी में बाइक से टकरा गया था। मैं साइकिलिंग करता था तब, लेकिन मैं एक दोस्त के साथ था, तो मेरे पैर में स्क्रू डले। 2009 की बात है। नो रॉड, मतलब एक रॉड नो स्क्रू, एक प्लेट डली है पैर में, तो इस वजह से वहां से मेरा रिजेक्शन आ गया था। अच्छा। हाँ, ये मेरी लाइफ का ड्रॉबैक था। फिर मैं नॉन गियर की रेसिंग में आ गया, तो रेसिंग में भी मैं 9 रेसेस, मैंने 10 रेसिंग रेस खेली हैं स्टेट लेवल पे, और उसमें से मैं 8 में फर्स्ट, नहीं 9 में फर्स्ट, 1 में सेकंड आया हूँ। माशाल्लाह। फिर मैं आया फिर इसमें स्टंट राइडिंग में, क्योंकि उस वक्त में बाइक ही नहीं थी। और जब 2009 में मैं बैठा था, एक इंजरी से जूझ रहा था, तब स्टंट में नहीं फर्स्ट आ रहा था, तो गफरान भाई अल्लाह बख्शे, खूफी दा लेजेंड, उन्होंने मुझसे कहा कि शो में आ रहा है तो उसमें क्यों नहीं जा रहा भाई। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, बूस्टअप करा, और मेरे पास बाइक नहीं थी तब, तो गफरान भाई ने और मेरा एक दोस्त है अक्षय अरोरा, विदिशा का है, वो आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इन दोनों की बाइक से मैं प्रैक्टिस करता था स्टंट की। और फिर 2009 में मेरी इंजरी से मैं ठीक हुआ, 6 महीने के अंदर मैंने तैयारी की, 2010 का मैंने स्टंट विनियत 2 का ऑडिशन दे दिया। तो इसमें ये भी सीन है साथ भाई, लोगों को पहले स्ट्रगल करना पड़ता है, देन कामयाबी मिलती है। मुझे कामयाबी पहले मिल गई। स्टंट विनियत इतना बड़ा शो था, क्या बड़े बैनर का था वो, कि 2010 में उसको बेस्ट रियलिटी शो का अवार्ड मिला था, मैं वो जीत गया था। और जीतने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन सा शो जीत गया हूँ। और उसके बाद मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ भाई, क्योंकि मैं जॉब करता था 22-25 रुपए महीने पे। अब मैं जूता भी पहनता था भाई, अपन तो उस वक्त में मैं टीन शर्ट के 300-400 रुपए की जूते पहनता था। बड़ी मजाक उड़ाती थी पब्लिक कि ये देखो स्टंट में नहीं है, विनर है, और कॉन्वर्स पहना हुआ है, कौन से वाले टी शर्ट कौन सी पहना है, क्या है क्या नहीं है। तो खतरनाक स्ट्रगल रहा है भाई। मुंबई कभी कॉल आता था ना, तो 3rd AC ये सब नहीं कर पाते थे, 2nd AC। तो कई बार तो मैं जनरल में बैठ के गया हूँ या स्लीपर में बैठ के गया हूँ, जगह नहीं मिलती थी तो एडजस्ट करके जाता था। भारी स्ट्रगल है। 1 घंटे का पॉडकास्ट मैं मानता हूँ उसमें कवर ही नहीं कर पाएगा उसको। इस बीच इंजरीज भी बराबर चल रही थी, क्योंकि मैं विनर बन चुका था, तो मुझे अपना परफॉर्मेंस वैसा दिखाना था। अच्छा, इस बीच में मैंने भी उस टाइम में कई बार, मैं आपको बताऊं कि इनसे पूछा पर्सनली, क्योंकि इनका जब तक रिवील नहीं हुआ था कि विनर कौन है, मैं कई बार मिला, बाबर क्या हुआ, बाबर क्या हुआ, तो बाबर ने कभी रिवील नहीं करा जब तक कि वहां से नहीं हो गया, बिल्कुल खामोशी से। तो मतलब एक हमारे एक होता है ना कि आपके बिल्कुल एक घर में कोई आपका सेलिब्रिटी हो, तो वो हमने टाइम देखा है इनका, और माशाल्लाह आज भी है। और बताइए आपकी कुछ, बहुत सारी बातें हैं, मुझे तो पता है बहुत सारी, मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को बताएं। इसके ऑडिशन दिल्ली में हुए थे, और मैं फर्स्ट टाइम वाले ऐसा था कि मैं दिल्ली ऑडिशन देने गया। ऑडिशन की मेरी ऐसी, मतलब मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है। हर इंसान बेस्ट देख कर ही जाता है, बेस्ट देना है। मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था साथ भाई कि हमारे रोहन भाई हैं भोपाल के, रोहन चौधरी, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, ही इज ऑल्सो अ बाइकर। हाँ, वो गिर गए, मतलब मैं बाथरूम में था, हम सराय काले खां पे हमने एक होटल किया था, सारे लोग भोपाल के इकट्ठे होकर ऑडिशन देने गए थे, तो हमने कम पैसों का एक होटल रूम कर लिया था, उसका बाथरूम एक ही था। अब मैं सुबह उठ के बाथरूम के लिए मैं गया, और मैं बैठ के नहा रहा था, तो मैं पटले पे बैठा नहा रहा था, वहां पे सिंक लगे हुए थे ऐसे बाथरूम के लाइन से, जो चीनी वाले सिंक होते हैं। रोहन भाई ने जल्दी कर बाबर, कैसे ऐसे वाइब्रेट कर दिया दरवाजे को तेजी से, वो सिंक जो थे उनमें चाल बन गई, वो पूरे गिर गए मेरे पैर पे आके। भाई मेरे पैर में करीब 7-8-9 टाँके आने की नौबत आ गई, और इतना खून के पूरे सरफेस पे खून ही खून, ब्लड इतना लग गई। मैं बाहर निकला, हमने पट्टी वट्टी बांधी, गोद में उठा के वो रूम में लेकर आए मुझको रोहन भाई लोग। उन्होंने कहा तू यहाँ से मतलब गिव अप कर दे, मत कर। फिर भी मैं सैंडल पहनी, मैंने जूते भी नहीं पहने भाई, पट्टी बांधी, और मैं ऑडिशन के लिए पहुंचा। GD क्लियर करके PI में पहुंचा। PI में जब मैं गया तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखकर और मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा था, तो मेरी कंडीशन देखकर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया PI से। तो मैं शाम को 6 बजे तक बैठा रहा, ऑडिशन वाले डे की बात कर रहा हूँ मैं बैठा रहा भाई। फिर उन्होंने जब सबका हो गया तो उन्होंने कहा एक बारी इससे पूछ लेते हैं और क्या चाहता है वो। मुझे दोबारा मैंने कहा एक बारी मेरा परफॉर्मेंस देख लीजिए आप। उन्होंने मेरा स्टंट राइडिंग परफॉर्मेंस देखा भाई। मैं उस वक्त में स्विच बैक, आई एम द फर्स्ट वन हु डिड स्विच बैक राइडिंग। इंडिया में पहला मैं ऐसा राइडर था जिसने स्विच बैक उल्टे बैठ के गाड़ी चलाई, और मैं 17 किलोमीटर चला चुका हूँ। लोग आज रिकॉर्ड बना रहे हैं उसके 10-12 किलोमीटर के।
तो वो मैंने उनको चला के दिखाई, स्टॉपी की, सारी चीजें प्रॉपरली करके दिखाई, मैं वो इम्प्रेस हो गए सब मुझसे। ऋषभदीर सर थे, नैनशाद खरबारी थे, जॉर्ज सर थे। ये ऑडिशन की टीम थी पूरी MTV स्टंटमैनिया 2 की। उन्होंने बोला कि आप इसका एक PI भी ले लो, परफॉर्मेंस तो अच्छा था इसका। भैया PI लिया तो अंदर से कॉल आया कि जो फॉर्म फिल करते हैं, पहली बार में जब हमने इसका PI लिया था अभी थोड़ी देर पहले 12-1 बजे, तो हमने इसका फॉर्म रूम में फेंक दिया था और उस रूम में ढेर लग रहा था बहुत सारे फॉर्म्स का। अब उसमें मिस हो गया है वो, तो फॉर्म्स खत्म हो गए हैं। तो मुझे तब वहां लगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। साथ ही मैं टेंशन में बैठ गया। उनको मैं पसंद बहुत आया, तो नैनशाद सर हैं, उन्होंने कहा एक काम करो, कोई फॉर्म उठा लो, उल्टे पीछे साइड उस पर इसका नाम, पता, एड्रेस ये सब लिख लेंगे हम। फॉर्म लेकर आए, उन्होंने नाम लिखने लगे, सीधा करके देखा तो वो बाबर खान का ही था। और आपको पता है कम से कम 5000 फॉर्म्स थे वो, उनमें कोई भी फॉर्म आप जमीन पे पड़ा हुआ उठाओगे तो कैसे मेरा निकल सकता है। तो पूरा स्क्रिप्ट था मेरा, ये अल्लाह ने पूरी स्क्रिप्ट लिख के भेजा था कि तुम्हें वहां से बाप ऑफ बाइकिंग का खिताब लेकर आना है। तो ये था भाई, ले लिया। फिर और ऐसा स्ट्रगल था साथ भाई कि मैं वहां से खून बहते में मैंने परफॉर्म करा था। मेरी सैंडल में से खून ऐसे बुलबुल, जैसे हम सॉक्स को गीला करके निचोड़ते ना, ऐसे ब्लड गिर रहा था। फिर मैं भोपाल आया, 15 दिन बाद मुझे कॉल आया कि तुम्हारा शूट करने आ रहे हैं और तुम सेलेक्ट हो गए हो, तुम्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। तो मैं DB सिटी गया गफरान भाई के साथ शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे जिसपे ब्रांडिंग शो ना हो ऐसे कपड़े लेने थे। वहां एक आंटी ने आके और पीछे से बाइक मेरी मारी, मेरा पैर फंस गया 220 पे, मैं घिसटता हुआ दूर तक चला गया। पता चला मेरा एंकल टूट गया पैर का। अब जब वो लोग मुझे देखने आए दिल्ली में कि हाँ सारे कंटेस्टेंट आ गए, इनसे मिल लो, नहीं दिल्ली नहीं मनाली, नहीं दिल्ली, तो भाई मैं पहला ऐसा कंटेस्टेंट था जो पूरा चूने में हो रहा था। मैं अपना प्लास्टर काट रहा था बैठ के, और मैं पूरा भूरा हो रहा था। और फिर पूरे भोपाल लोग यही कह रहे थे कि ये तुमने क्या उपद्रव कर लिया, कैसे जीतोगे, बड़ा कंपटीशन है ये। और उसके बाद कुछ दुआएं भी मैं पढ़ता था भाई, नमाजें मैं पढ़ता ही था। मेरा जो पार्टनर था साथ, वो भी नमाजी था। तो हमारा, मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब उस शो के फिनाले में आके जीत भी गया मैं। तो ये बस ये है कि वहां से मुझे प्राइज नहीं मिला, जो उस वक्त की प्राइज मनी थी 10 लाख रुपए। अच्छा। और एक, हालांकि 2010 में 10 लाख रुपए लाइफ चेंजिंग अमाउंट था भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसमें बाइक भी मुझे 1 साल बाद ही मिली। अच्छा। और फिर बिग बॉस का भी मुझे ऑफर दिया गया था कि बिग बॉस में आ जाओ, जब सारा खान भोपाल वाली, लवलीन हाँ, ये मैंने बड़ा सुना था ये उस टाइम पर भी, क्योंकि मैंने वो पूरा सीजन भी देखा था उस टाइम। बड़ी एक ये वाला माहौल उठा था कि ऐसा होने वाला। तो वो क्या सीन था? वो एक कहावत है ना कि बदकिस्मती तब तक दरवाजा खटखटाती है तब आप खोल नहीं देते हो, किस्मत थोड़ी देर ही खटखटाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त में मम्मी मेरी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ रही थी कोई फिजा से। तो मैंने इनको सबको बोला कि मुझे बिग बॉस से कॉल आया है कि तुम्हें बिग बॉस में डालेंगे, प्राइज मनी कुछ नहीं है तुम्हारा स्टंटमैनिया का, क्योंकि कंटेस्टेंट उसमें गिर गया था ड्यूरिंग द शो, तो उसके स्कल टूट गया था। तो उसके इलाज में करीब 25-1 लाख रुपए लग गए थे, 17 या 25 लाख कुछ ऐसा अमाउंट था। तो तुम्हें तुम्हारा प्राइज मनी नहीं मिलेगा, बट तुम शो जीते हो, तो एज ऑफ नाउ उसके लिए हम तुम्हें डाल रहे हैं बिग बॉस में, क्योंकि तुमने ऑडिशन में कहा था कि तुम्हारी क्लासमेट रही है सारा खान भोपाल वाली। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा बस तुम्हें आगे तमाशा क्रिएट करना है कि अली मर्चेंट से तुम कैसे शादी कर सकती हो, तुम्हारा कमिटमेंट तो मुझसे था। भाई मैं स्कूल में था, मैंने घर वालों को रात में बोला कि मेरे पास ऐसा कॉल आया और मैं स्कूल चला गया। मैं स्कूल से वापस आया तो घर में कोई भी नहीं, मैं मम्मी को फोन करा, छोटा वाला मेरे को फोन होता था, डिब्बी कीपैड वाला। मम्मी ने कहा तुम अफसर आ जाओ। मैं वहां पहुंचा तो भाई पूरी कॉन्फ्रेंस लगी हुई वहां पे, और मैं यूनिफॉर्म में ही था। पता चला कि कहा बोलो, सबको सुनाओ क्या बोला है प्रवर। मुझे फोन भी आया था बिग बॉस से, प्रवर आवल का। ये पॉडकास्ट के बाद मुझे मालूम है एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ने वाली है। तो की कंट्रोवर्सी उसमें नहीं, ये छिड़ जाएगी, हो सकता है एंडमॉल वाले मुझे कांटेक्ट करें, लेकिन प्राइस तो उन्होंने आज तक नहीं दिया मेरा। अच्छा। जी हाँ। और जो पहले जीता था कंटेस्टेंट उसमें स्टंटमैनिया 1, वो था हांडा, उसको एक बाइक मिली थी। वही कंपनी जो बिग बॉस, जी हाँ, बिग बॉस को जो बनाती है एंडमॉल वही है। तो पहले का जो शो जीता था उसका नाम था सौरभ हांडा, उसको 2.5-3-4 लाख रुपए कैश मिले थे, एक बाइक मिली थी क्रोम। और जो 3rd सीजन जीता था त्रिलोचन सिंह बमरा पंजाब से, वो फ्रांस होकर आया है, उसको भी 2.5-1 लाख रुपए मिले और उसको बाइक भी मिली थी। बट मुझे बाइक भी 1 साल बाद मिली है, क्योंकि मैंने बिग बॉस पे केस कर दिया था स्टंटमैनिया पे। तो इन्होंने बोला कि केस अपना विड्रॉ कर लो, और ये बात मतलब मुझे बोली गई, जो मैं आपको बता दूं कि ये तुम्हारे ही पैसे से तुमसे केस लड़ लेंगे, तो इसलिए मत इसको क्रिएट करो इतने मामले को। तुम केस वापस, मैंने केस वापस ले लिया था।
फिर मुझे 1 साल बाद मैंने स्टंट विनिया 3 में एज ए एक्सपर्ट काम किया। विलियम ओंग ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के एक ऑकलैंड शहर के एक्शन डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने काम किया। फिर मैंने पूरा 1 महीने स्टंट विनिया का शूट किया 3 का, और फिर मुझे बाइक मिली उस बिहाफ पे, उसका अमाउंट मिला, बट विनिंग अमाउंट मुझे आज तक रिसीव नहीं हुआ एंडमॉल की तरफ से। तो मैं कभी लाइफ में कभी मैंने सोच के रखा है मैं सलमान खान से मिलूंगा, वैसे तो सपना ही रह गया कि उनसे जवानी में मिल पाते। अब तो वो अपने बहुत उनका पीक टाइम मेरे साथ जा रहा है। आपके चाहने वाले पहुंचा के रहेंगे ये बात इंशाल्लाह ताला। तो मैं सलमान खान साहब से यही कहूंगा कि भाई मैं वो फैन हूं आपका जो आपसे मतलब मोहब्बत तो करता हूं लेकिन लड़ता हूं आपके लिए। हम ही लड़ते हैं, हम कितना लड़ते हैं लोगों से, तो मैं उनके लिए लड़ता हूं, लेकिन उनको एंडोमॉल के साथ वो काम करते हैं। और मैं इस बीच अभी अपने पॉडकास्ट में एक बात और करूंगा सलमान खान से ही रिलेटेड, तो वो आप जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि वो उन तक पहुंचे, तो वो हम आगे करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रगल था। इसके बाद ऐसा था, ट्रेनों में सफर किया, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था तो लोग रोकते तो टोकते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके वो 2-3 साल का मेरा स्ट्रगल था। उसके बाद मैंने KTM ज्वाइन किया, मैंने TVS भी ज्वाइन किया। मैं उस वक्त में TVS के शोज करता था जिस वक्त में लोगों को TVS की बाइक पता नहीं थी क्या थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि इसको हमने बनाया है या हमने किया, बिल्कुल सेल्फ मेड इंसान रहे अपन। मैं गवाह हूं इस चीज का। जी साथ भाई, और आप लोगों के सपोर्ट तो सबके दुआएं थी, लेकिन मुझे मालूम है आप सबका भी स्ट्रगलिंग ही टाइम था। बिल्कुल। और जिस टाइम आपने दुनिया में नाम कमा ली था उस टाइम हम कुछ भी नहीं थे। और साथ भाई मतलब आप हमारे लिए भी एक वो रहे इंस्पिरेशन के ना, अल्लाह अकबर। साथ भाई एक चीज और ये रही है, मैं आपको बताऊं, मतलब छोटे उसमें बता देता हूं। आज के लोग मुझे कंपेयर करते हैं कि उसके फॉलोअर ज्यादा हैं, इनके कम है, और दुनिया भर की चीजें। मैं आपको बता रहा हूं, फिजा मेरी लाइफ में आई है उस वक्त में मैं ज्यादा एक्टिव हुआ हूं, और एक बिफोर जब कोविड आया था, क्योंकि इंस्टाग्राम चलाता था, वरना मैं साल भर अपना DP चेंज नहीं करता था भाई। और उसके बाद मेरी पहचान, आज किसी से भी आप मिलेंगे तो इंसान ये कहेगा बाबर वो स्टंट वाला या स्टंट मेनिया, कोई ये नहीं कहेगा वो इंस्टाग्राम क्रिएटर। सही बात। तो मुझे उनसे कंपेयर करा जाता है तो वो मुझे कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि भाई मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैं ट्राइपॉड कंधे पे टांग कर वीडियोस बनाने नहीं जाता, मैं दुकानों के प्रमोशन नहीं करता। हालांकि वो गलत चीज नहीं है, मुझे गलत नहीं कहूंगा, छोटे बिजनेसेस प्रमोट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने वो सब नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एल्विश यादव और रणविजय भाई को खड़ा करूंगा सामने, आप किससे मिलना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली रणविजय, है ना, क्योंकि वो आप देख रहे हो कि वो टीवी आर्टिस्ट है और टीवी के टाइम से सेलिब्रिटी है। ये थोड़ी बहुत इधर उधर कंट्रोवर्सीज वीडियो बना के एल्विश की तरह वो फेमस नहीं हुए। तो जो असल है, असली है, हम सब ही प्रेफर करेंगे कि हम उसी से मिलें। तो ये मेरा इसमें वो है कि आप कभी भी फॉलोअर्स को और एक अच्छे स्टार को या मेहनत करने वाले आर्टिस्ट को उनसे कंपेयर ना करो कभी। सही बात। आजकल ये शेर काजी साहब को लेकर एक भोपाल में बड़ा ये कुछ वीडियोस पे उनकी कुछ कमेंट्स वगैरह ऐसे चल रहे हैं कि भाई वो ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, मतलब जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, ना कुछ समझ रहा ना कुछ देख रहा कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं साथ भाई, शेर काजी साहब का ना बहुत पूरे भोपाल की आवाम, मुझे मालूम है इस वीडियो के बाद अपन दोनों की भी शायद मुखालिफत चालू हो जाएगी, क्योंकि अपन जो बोलने वाले हैं शेर काजी साहब के लिए, पहली चीज भाई उनका बहुत बड़ा मर्तबा है, वो बुजुर्गाना दीन है और हमारे बुजुर्ग हैं जो बहुत ही कम मुख्तसर से बुजुर्ग बचे हैं। मुसलमान के जलील होने की वजह ही है कि उसने अपने बड़ों से मुखालिफत करनी शुरू कर दी है छोटों ने। हालांकि इस्लाम क्या बताता है हमको 6 सिफतों में कि बड़ों से मोहब्बत और छोटों से शफकत। वो बड़ों से मोहब्बत ही नहीं रही, तो हुम्मत लगा रहे हैं कि शेर काजी साहब बोलते नहीं है मुद्दों पे, आज के जो हालात चल रहे हैं उस पर कुछ बोलते नहीं है। आपसे मुझसे नौजवान पीढ़ी से सबसे ज्यादा वाकिफ हैं हमारे शेर काजी साहब। बिल्कुल, उनको मालूम है कि अभी कौम का क्या हाल है। उनकी एक गलत स्टेटमेंट शहर का माहौल खराब कर सकती है। अभी आप देखें IPL चल रहा है, कितने ज्यादा क्वांटिटी में मुसलमान जुआ खेल रहा है, सबसे ज्यादा, और उसके बाद कहते हैं कि हम मर्द मुजाहिद हैं, हमसे आप जो चाहे करा लो। काजी साहब के प्रॉब्लम है उनकी थोड़ी एंजाइटी, वो थोड़ा सा बोलने में, मैं तो उनके जस्ट ईदगाह में पास ही रहता हूं, तो मैं देखता हूं उनको, वो एक डिजीज तो होती है ना बॉडी में भाई, उनके भी है, तो वो क्या है बोलने में उनके थोड़ा सा नहीं बोल पाते हैं, हकलाते हैं, तो बोलते हैं कि उनकी देखो दहशत है, वो बोल नहीं पा रहा है।
डर है उनके दिल में, बोल नहीं पा रहा है। तो जितने भी मुआशरे में लोग ये सवाल पूछते हैं कि शेरकाजी साहब आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, आप एक चांद दिखता है ऐलान करने आ जाते हैं, दूसरे पे दोबारा बयान करने आ जाते हैं दूसरे चांद पे, तो भाई अपनी सोच को बदलो। वो बुजुर्गाना दीन है, उनकी इज्जत करोगे तभी दीन दुनिया सारी चीजों की कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज बहुत बुरे हाल हैं और इससे भी बुरे होने वाले हैं। तो मैं तो बिल्कुल बता देना चाहता हूं हमारे शेरकाजी साहब के लिए कि उनकी किसी भी परेशानी में मैं अपना बता रहा हूं कि मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं उनके आगे खड़ा हूं। सही बात, मेरा भी यही मानना है कि शेरकाजी है, आलिम है, आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज उनको है, बहुत अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें बोल सकते हैं, और ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। चुप भी हैं अगर तो समझो कर रहे हैं, बेहतरी होगी उनके चुप रहने में, इसलिए चुप है। सही बात है, बोलना चाहेंगे बोल देंगे, ठीक है ना, वो उनके एक उनका जो होता है उस हिसाब से वो उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि भाई अगर आप उनके खिलाफ जाओगे तो भाई फिर आप अपना इंतजाम कर लो उन लोगों के साथ जो कि फिर दीन से बाहर है, मेरा ही मानना है भाई। और दीन का तो है ही है भी कि भाई एक छोटी सी चीज में आप दीन से, ईमान से खारिज हो जाते हो। बिल्कुल। और साथ भाई आज की नौजवान पीढ़ी को जो सुबह सोती है उसको अगर एक ईद के दिन के टाइम सेट करने को दे दिए जाने के, पूरे एमपी के या फिर भोपाल के नमाजों के टाइम सेट करने, तो ये उलझ जाएगी। जो उन पे सवाल उठाते हैं ना, ये इतनी सी चीज में उलझ जाएंगे कि हमें नमाज का क्या टाइम, किसका क्या रखे, ट्रैफिक को देखते हुए कि कौन सी नमाज का ट्रैफिक कब डाइवर्ट होगा, हम कौन सी नमाज हमें कब करनी है और कैसे क्या होना है, उसमें उलझ जाएंगे, हवा निकल जाएगी। बिल्कुल सहमत है मैं, बिल्कुल। मैं मतलब आपका हवाला भी दे दूं, है ना, हम दोनों तो साथ हैं। जितनों ने भी हमसे सवाल पूछा है, ये पॉडकास्ट से पहले मुझे बहुत सारे सवाल आए शेरकाजी साहब के लिए, तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। वो बेहतरीन इंसान है, और जितने भी शेरकाजी साहब पुराने गुजरे हैं वो भी सब बेहतर थे। सबका अपना अपना एक तरीका होता है अपनी बात रखने का, सब रखते हैं, ये भी रखते हैं, सब रखते हैं। सोच आप लोगों की, अपन भी अच्छे मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान तो हम है ही नहीं भाई। सही बात। बताइए, हमारा लिबास, हमारे अखलाक, हमारे रोड पे चलने का तरीका, बात करने का लहजा बताता है क्या मुसलमान? मुसलनाम है हम, हैं यही मुसलनाम है, ये अच्छा नाम दिया, मुसलनाम है। अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक अपन ने स्टोरी जो लगाई थी आपने और मैंने, तो उस पे कुछ सवाल आए। उसमें एक सवाल एक साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा मुझे वो करा था, मुझे इसे पूरा शायद याद ना हो, लेकिन उन्होंने जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो नौजवान, एक नई पीढ़ी चली 14-15 साल 16 साल की उम्र के, तो ये लोग नशे में लगे हुए हैं, और बहुत ज्यादा मतलब ये जनरेशन जो है ये बर्बादी की तरफ जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें कि किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है ये कि ये इस चीज से दूर हो जाएं? कौन करेगा ये सब, इनको सही कौन करेगा? जिम्मेदारी तो अपनी ही थी, बेशक बिल्कुल अपन की ही है। मतलब अगर इनकी जैसे देखा जाए, कोई पिता की बात करें तो यहाँ के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई ही हैं। सही बात। तो जिम्मेदारी तो अपनी थी, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है भाई, देखिए ना, इस पे जो उनके आजकल जिससे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो लोग ही आप देख लीजिए। पहले इंसान फॉर एग्जांपल रोडीज में जाने के लिए मेहनत करता था, क्या क्या कैसे अपना फिजिक डेवलप करता था, सारी चीजें थी। लेकिन आज आप देखेंगे रोडीज के जज कौन बैठे हैं? एलविश यादव, जो अभी आपने देखा होगा सांपों के उसमें उसका केस भी एक ओपन हुआ था। तो अगर बच्चे उनको देख रहे हैं तो वो बड़ा नॉर्मलाइज किया हुआ है इस चीज को कि नशा करना। हालांकि आपको पता है, आप भी, मैं भी, और अपने कैमरे के पीछे जितने लोग बैठे हैं सब ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिन्होंने एंड लेवल पे नशे भी किए हैं। बिल्कुल। लेकिन मजा ले, आपने ऑब्जर्व कर लिया और सीख गए हो आप, या मैं सीख गया हूँ। हालांकि हमें सब पता है एमडी क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता, मैथ क्या होता है, स्नॉट क्या होता है, चरस, गांजा, अफीम, अल्फाजोलम, हम सब जानते हैं क्या होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता जितना आप बता। नहीं पता, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं ऐसी फील्ड से आया हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपन बचे रहे। बिल्कुल। तो ये बच्चे इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों से हो रहे हैं जो ये ज्यादातर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते और कर लेते हैं। हम लोग ही हैं, हमने अपने वक्त लगाने छोड़ दिए जमातों में, तो हम इनकी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, इनकी तश्कीलें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मोस्टली फ्री बैठे हैं, इनके ग्रुप में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है। कोई भी एक ऐसी आदत में मुब्तला होता है वो सबको लगा देता है। हम ही नहीं मेहनत कर पाए ना इन पे, तो इसका पूरा क्रेडिट अपन अपने ऊपर लेते हैं कि जो आज उनका हाल है। आप देखेंगे ना, मैं भोपाल से निकला, मैंने 15 साल पहले, अभी से ठीक 15 साल हुए हैं मुझे स्टंट मीडिया में गए। 15 साल में अपन मेहनत करके कितने लोगों को कहाँ भेज सकते थे? सही बात। 15 साल के बाद, मतलब मैं, मेरे स्टंट मीडिया के बाद जो 3rd सीजन आया था उसमें भोपाल के 6 लोग थे स्टंट मीडिया में। आप सोचिए, एक इंडिया का एक ऐसा रियलिटी शो सबसे बड़ा, उसमें 6 लोग भोपाल के थे, क्योंकि मैं वहां पे था। और हमने कैसे ऑडिशन कराए थे, जीशान का कहीं से, मास का कहीं से, तो स्टंट मीडिया वालों ने इंट्रोड्यूस ही नहीं करा था कि कौन कहां से आया है। क्या बताते, वो इंडिया के एक छोटे से शहर भोपाल से 6 लोग हैं, और उसका एज ए एक्सपर्ट भी भोपाल से ही है।
जो सारे टास्क हमारे डायरेक्टर बनाता था और मैं ट्राई करता था, पॉसिबिलिटी होती थी तो कंटेस्टेंट करते थे उसको। तो सोचिए आप, उस वक्त तक तो हमने मेहनत की कि लोग आगे बढ़ जाएं, लेकिन बीच में हम अपनी लाइफ को सॉर्ट करने में लग गए कि अपना प्लेटफॉर्म बनाने में। तो ये लोग बच्चे जो हैं ये हमसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए, हम सोशल मीडिया पे उतने थे नहीं आज की जनरेशन के हिसाब से। अब चाहिए ये कि माँ बाप को इनके ऊपर करना चाहिए थोड़ा सा, बहुत खुला पैसा दे रहे हैं। साथ भाई मैं तो 2009 तक साइकिल चलाता था भाई, सोचिए आप। सही बात। मैंने पूरी स्कूलिंग अपनी साइकिल के टाइम से की है, और अब इन लोगों को क्या महंगी महंगी बाइक्स मिल गई हैं। और बच्चों को नशे के भी उस पर बताऊं तो भाई, जिंदगी होश में जीने की चीज है, नशे में तो बेहोश ही हो जाता है आदमी। और हमारे यहाँ तो ये सब मना भी है, वो इसीलिए क्योंकि जो इंसान नशा करके आता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि मैं बहन के कमरे में जा रहा हूँ या बीवी के कमरे में। इससे ज्यादा और गहरी बात क्या होगी? जो भी छोटे मेरे भाई अगर ये बात सुन रहे हैं तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं सिवाय अपने, और अपने घर वालों का दिल दुखा रहे हैं आप। तो मूवीज वगैरह देखने का भी शौक रखते हैं आप? जी भाई, कोई अच्छी चढ़ जाती है तो देख लेता। तो अभी लास्ट मूवी कब देखी थी आपने? ये अभी सिकंदर देखी है मैंने। अच्छा, सिकंदर देखी है आपने। अच्छा, क्या बताएं कैसी रही मूवी? बढ़िया थी भाई। देखिए, जिन लोगों को एक्शन पसंद है उनके लिए भी अच्छी है। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें साइलेंट बहुत सारे मैसेज थे, मल्टीपल मैसेजेस है। अच्छा। लोग ऑब्जर्व करेंगे ना तो वो रो देंगे उस मूवी को देख के। लेकिन मुझे अच्छी लगी मूवी। लेकिन सलमान खान को अपना कमबैक करने के लिए जो मुझे लगता है, अगर ये कभी ये पॉडकास्ट उन तक पहुंच जाए कुछ हो, तो मुझे उनको 3 बातें एक सजेशन देना है। शायद मैं इस काबिल तो नहीं हूं लेकिन फिर भी दे देता हूं। एक, कि उनको कम से कम 20 किलो वेट कम करना चाहिए अपना। 2 साल का रेस्ट लें, अपनी फिजिक पे ध्यान दें, अपनी जो उनके डिजीज से लड़ रहे हैं वो अभी हेल्थ से पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। 2 साल में मेहनत करें, बढ़िया सी एक स्क्रिप्ट हासिल करें, 100 स्क्रिप्ट पढ़ लें बैठे बैठे। जो उनका कमबैक कर सकती है वो स्क्रिप्ट वो कर लें। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि एक बेहतरीन से स्क्रिप्ट लेकर वापस आए, क्योंकि आपको मालूम है उनके फैंस बहुत निराश हो रहे हैं आजकल और उनकी मुखालिफत चली रही है। तीसरी चीज, उनको बिग बॉस इसी वक्त से क्विट कर देना चाहिए। सही बात। बस ये 3 मेरी उनको एडवाइस है। बिल्कुल आपकी बात उम्मीद करते हैं पहुंच जाए, और अगर पहुंच जाए तो फिर ये भी बता दें कि सॉन्ग्स वगैरह मेरे पास रखे हुए हैं बहुत सारे, अगर चाहे तो वो मैं दे सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक स्टोरी मेरे पास भी है, स्क्रिप्ट अगर उनको पसंद आए तो। अच्छा, किसके ऊपर है वो है एक लड़के की लाइफ के ऊपर है, कैसे स्ट्रगल करके ऊपर आया फिर वो। अच्छा अच्छा। अभी एक वीडियो देखी थी मैंने आपकी, उसमें कुछ चंदे को लेकर कुछ इशू हुआ था, क्या मैटर था? जी, वो एक कंट्रोवर्सी थी। वो ऐसी थी कि जिनको मैं फॉलो करता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ, अब्बास हफीज साहब। अच्छा। वो भी उसके मेरी मतलब मैं उनके फेवर की बात कर रहा हूँ। ये क्या रहता है, कोई भी आज आप देखते होंगे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी गरीब की, मजलूम की मदद करने जाते हैं तो पहली चीज तो उनको पूरा दिखा देते हैं वीडियोस में। दूसरा पॉइंट, एक QR लगा देते हैं आगे, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट बनाए हुए हैं, उसका QR ऐड कर देते हैं और कहते हैं इनको इसकी मदद की जरूरत है, इनको इमदाद करें। मेरा इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो, टिकट खर्च करके उनके पास जा रहे हो, तो उनको फिजिकली उठा के वहां से लेकर जाओ, बैंक में उनका अकाउंट खुलवाओ, उन्हीं का QR लगाओ, ताकि जिंदगी भर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने साथ भाई आज एक वीडियो अपलोड किया, वो वीडियो आज नहीं चला, कल नहीं चला, परसों नहीं चला, किसी बच्चे को बहुत बीमारी है और उसका इलाज जल्द से जल्द करना है, उसके इलाज की इमदाद हो गई, पैसे हो गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन ये जो वीडियो है 1 साल बाद भी ये वायरल होगा। अगर आपको मालूम है, रुकता नहीं है वीडियो, चलता ही रहता है। ये तो एल्गोरिदम ही ऐसा इंस्टाग्राम का। तो ये जितनी बार ये वायरल होगा, जो इसमें पैसा डालता रहेगा, वो पैसा किसके पास पहुंच रहा है? इन्हीं के पास पहुंच रहा है, जो उसका ऐड कर रहा है। सही बात। अब ये दोबारा आपको लगता है उस पार्टी के पास जाएंगे कि साहब आपका ये 2000 रुपए दोबारा आए तो मैं देने आया हूं आपको। इस्लाम का सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट है इमदाद का। इस्लाम खुद ये बात कह रहा है कि जिसको भी अपना पैसा दो, किसी की मदद करो, तो ये देखो कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है। तस्दीक करके दो, तुम्हारा बहुत मेहनत का पैसा है, उसको बिना तस्दीक करे मत दो। 3 लोग हैं, 3 में से सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है, उसको वो पैसा दो। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है भाई, कि लोग बैठ के QR देखते हैं और देखते हैं, अरे इन्होंने डाला है, अरे उन्होंने डाला है, तो इतनी बड़ी दाढ़ी है, टोपी लगाए हुए हैं, तो झूठ बोलेंगे ही नहीं। और इंसान लेके उनको पोस्ट कर देता है कि ये लीजिए, पैसा डोनेट कर देता है। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। जो लोग ऑटो चलाते थे आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, 2 गनमैन रखे हुए उन्होंने अपने पास। तो ये कहां से आ गया उनके पास सब? ये टोटल कहीं ना कहीं एक तरह से स्कैम है। 14 लाख रुपए लेके 4 लाख की मदद अगर कर देते हैं वीडियो बना के, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है। 10 लाख इनके खाते में भी आते हैं। और आपको मालूम है कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, जो ये चंदे का काम करते हैं इंडिया में।
तो बस मैं ये इस चीज के खिलाफ हूं कि अगर आपको चंदा करवाना ही, उनकी मदद करनी है, तो आप उन्हीं का QR लगाएं, उनका एक नंबर दें, उन्हीं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचे, ताकि उनका वीडियो जिंदगी भर भी वायरल हो तो वो पैसा उन्हीं के पास पहुंचे जिनको उसकी मदद की जरूरत थी। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो कुछ अपन ने जो स्टोरीज लगाई थी, एक आपने एक मैंने, मेरे पास कुछ सवाल आए जिसके जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके जवाब मांग रहे हैं लोग आपसे। पहले ही सवाल आपके लिए है ये, फिजा आपके लिए क्या मायने रखती है? पहले तो आप गेस करिए कि सवाल किसका हो सकता है। कैसे बता सकता हूँ साद भाई? तो चलिए आप ही बता दी क्या मायने रखती है। भाई सब कुछ मायने रखती है। मैं ये मानता हूँ, आपने दुनियादारी की दोस्ती यारी कर ली, हर जगह से थक हारने के बाद मैं बताता हूँ, दुनिया में जिस इंसान ने अपनी बीवी को अपना दोस्त बना लिया, उससे बेहतरीन कोई दोस्त ही नहीं होता। बेशक। कि मेरी खुश नसीबी थी जो उस जैसी लड़की थी, मेरी शादी हो गई, मैं डिजर्व नहीं करता था। और उसकी फैमिली की तरबियत फिजा में दिखती है, तो वो बहुत ही बेहतरीन लड़की है। जब से वही मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मैं फिजूल के मसलों में नहीं उलझता, और घर में भी सब ठीक है, सब कुछ माशाल्लाह सब बेहतर चल रहा है। बहुत हैपनिंग लाइफ है हमारी। आप देखते होंगे मैं सोशल मीडिया पर भी फिजा के साथ काफी वीडियोस बनाता हूं जो लोग उसकी मुखालिफत भी करते हैं कि आप उसको क्यों, हालांकि वो कभी बाल भी नहीं दिखाती, प्रॉपर हिजाब में आती है। अब नकाब नहीं यूज करती, इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत देगा, हम लोग वो भी यूज कर लेंगे। लेकिन क्या रहता है, इसलिए दिखाता हूं कि जो मियाँ बीवी में लड़ाई चल रही है छोटी छोटी चीजों को लेके, वो खत्म हो जाए, लोग ये जीना सीख जाएंगे यार बाबर और फिजा भी तो है। जैसे कि मेरे निकाह वाले वीडियो को देख के अगर इंसान कि भाई मैं भी अब अपनी शादी पे यही चीज बोलूंगा, तो फिर मेरी ये वीडियो देख के दोनों कितने खुश रहते हैं मियां बीवी, इससे भी इबरत ले सकता है आदमी। बिल्कुल सही बात। तो इसको यहां भी जोड़ सकता है आदमी। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि लोगों को ये पता चले कि मियां बीवी कितने अच्छे तरीके से रह सकते हैं और एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग में खूब एंजॉय भी कर सकते हैं लाइफ, जगह जगह घूम सकते हैं, छोटी सी चीजों में खुश भी रह सकते हैं और रिश्ते भी मजबूती से चल सकते हैं। चलिए, तो वैसे ये मैसेज फिजा का ही था। अल्लाह अकबर। एक और सवाल आया है, ये बाइक स्टंट से आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? बाइक स्टंट से तो इंडिया में जैसे कि देखा जाए तो लीगल नहीं है स्टंट राइडिंग, बट इलीगल भी नहीं है, क्योंकि जब भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, जेके टायर का होता है, कोई मूवी होती है, सलमान खान की सिकंदर उठा लीजिए, सब में बाइक चलाते हुए दिखेंगे आपको, या पुरानी पिक्चरें जो भी हैं सलमान की, अक्षय की, शाहरुख की, सब बाइक चलाते हैं। बहुत फ्यूचर है, सही यूटिलाइज होना चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जो रेसेस करते हैं उनको बोलूंगा स्पीडिंग रोड पे मत करो, आपको कोई हक नहीं बनता अपनी जान को खतरे में डालने के साथ। जो फैमिलीज रोड पे चल रही हैं उनकी जान से खेलो, प्रॉपर वे में करो, पैसा खर्च करो। और सारे जितने भी माँ बाप हैं उनसे भी ये बोलना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आप 1 लाख 2 लाख की अगर बाइक दिलाते हो तो एक ECE डॉट सर्टिफाइड हेलमेट जरूर दिलाएं बच्चे को। पहली चीज होती है, बच्चों से भी बोलना चाहूंगा कि स्मार्ट भी दिखोगे, क्लास दिखेगा एक तुम्हारा हेलमेट होगा तो, क्रैशेस भी कम होंगे, गिरोगे तो वापस घर आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सही बात। तो हेलमेट तो मस्ट कर दें। मद्रास सर्किट जाओ, BIC जाओ, दिल्ली बुध इंटरनेशनल सर्किट, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, कंपनीज उठाने के लिए बैठी हुई हैं, उनके पास राइटर्स नहीं है, तो इससे आप बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हो अपना। ठीक है, अनस मियां करके हैं, इनका सवाल है, आज का नौजवान सारा का सारा फजर की नमाज में कैसे आ जाए? कैसे आ जाए? हाँ, ये देखिए जिम्मेदारी, मैं बताऊं आपको, बहुत ही प्यारा सा जवाब है इसका मेरे लिए। नमाज का आदी वही इंसान होता है जिसको अल्लाह से और नमाजों से, नबी से मोहब्बत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी मुझसे बोलकर सोएंगी 11 बजे रात को कि बाबर, ये 12 बजे रात को, चलिए 1 बजे रात को, कि मुझे 4 बजे सुबह बस पकड़नी है प्रभात से या कोई स्क्वायर से या कहीं से, तो मैं या तो रात भर सोऊंगा नहीं, या फिर मैं सो के अलार्म सेट करके आईफोन लगा के सोऊंगा कि भाई मुझे 4 बजे से पहले उठना है, मुझे अम्मी को ड्रॉप करना है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूं अपनी माँ से, मैं उनको पैदल जाते नहीं देख सकता। यही चीज होगी जिस दिन मुसलमान के दिल में मोहब्बत आ जाएगी अल्लाह मियाँ के लिए, उसकी नमाज ही जाया नहीं होगी। 2 आंसर है इसके। एक तो ये, अगर माँ जैसी मोहब्बत नमाज से हो जाएगी तो नमाज कभी आपकी नहीं छूटेगी। फजर तो छोड़िए, बाकी की नमाजों में भी मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो नहीं जाते हैं। और एक और इसका जवाब ये है भाई कि नमाज का एक तो ये है कि नौजवान घर में नमाज पढ़ने लगा, इसलिए फजर में नहीं दिखता ज्यादा, बाहर आपको मस्जिद में नहीं दिखता। उनकी गलत फहमी है कि भाई नहीं पढ़ रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि हम घर में पढ़ रहे हैं। हालांकि नबी की एक हदीस है कि मेरा दिल चाहता है उन घरों में आग लगा दूं जिन घरों में मर्द घर में नमाज पढ़ता है। सही बात। तो कोशिश होनी चाहिए कि, क्योंकि मेन लड़ाई क्या है भाई, मस्जिद की है,
कि भाई मस्जिदों में आज कितना टारगेट करे हुए हैं लोग, तो भाई हमें कोशिश करनी चाहिए मस्जिद में ही अपनी नमाजें अदा करनी चाहिए। दूसरा इसका जवाब ये भाई, अल्लाह मियाँ के पास साथ भाई, मैं आपको तो खैर कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा अगर मैं दिन भर में 5 बार आपके ऑफिस आने लगूं और मैं कहूं कि साथ भाई आपका तो जवाब नहीं, आप बेहतरीन इंसान है, आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान है, और तो आप, मेरा कुछ भी मसला हो जाएगा ना और आप लोगों से लड़ लोगे, मेरे लिए बोलोगे कि वो दिन भर में 5 वक्त मेरे पास आता है, मेरी तारीफें करके जाता है, तो मेरा अल्लाह मियां तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जो शख्स अल्लाह के पास 5 वक्त जाने लगेगा, अल्लाह उसको दुनिया से जलील ही नहीं होने देंगे। और मैं करीब बहुत सालों से नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे दिल में मैंने ऑब्जर्व करी एक चीज आ गई है कि गैरुल्लाह के होने का डर और जो टुचपुंजिया बदमाश, गुंडे, गोली छुरी चलाने का जो डर होता है ना, दुनियावी डर, अल्लाह आपके दिल से गारत कर देता है, ऐसा निकाल देता है, आपको पता भी नहीं चलता। जबरदस्त, क्या बात है। तो ये बदमाशों की भी आपने बात करी तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि आजकल जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि भाई फलानी बदमाशी और ये न्यू लफड़ा एंड फलाना ढिमाका, ये जो भी बेवकूफियां चल रही है, क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? देखिए साद भाई, जितने भी ये आप देखते होंगे बदमाश सब हैं, मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब खुदा ना खास्ता कभी कभी जाके लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, तब इनका गुस्सा कहाँ जाता है, इनका क्रोध, इनका सारी चीजें कहाँ जाती हैं, तब इनकी बदमाशी कहाँ जाती है? एक वीडियो नहीं मिलेगा किसी का आपको, और जहां देखना आप किसी ने इनके कंधे पे हाथ लग दिया या इनके कमेंट में किसी ने आके हंस दिया, कुछ कर दिया, तो इन्हें पता होगा कि वो कमजोर है। देख गाली गलोच, तू मिल, ये मेरी लोकेशन है, ये मेरा ये है, मेरा वो है। कोई उस इंसान के पास चला जाए जिसने नबी की शान में गुस्ताखी करी, तब मानूं मैं इनको बदमाश, कि ये प्योर बिल्कुल बदमाश है। और असली ताकतवर वो होता है जिसको पता हो कि मैं इससे बदला ले सकता हूं और उसको माफ कर दे, वो है असली, मैं मानता हूं उसको असली दमदारी, वजनदारी और बदमाशी, कि पता हो कि मैं इससे बदला ले सकता हूं लेकिन उसके बाद भी उसको अल्लाह के लिए माफ कर दे कि चलो जाओ। केस करके बंद होना आसान है भाई, मेन स्ट्रगल रहता है घर वालों का। तो अपने मुसलमान भाइयों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर कभी आप एक वीडियो देखो जिसमें जो कोई भी पंडित, स्वामी, कोई भी इंसान हिंदुओं के अगेंस्ट ही बोल रहा है, तो आप उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज मत कराओ। आपको क्या करना, उनकी आपस की लड़ाई है, सुलझ लेंगे। आप जाके उसमें कुछ भी बोल देते हो, वो आके सीधा आपके अल्लाह को, नबी को, किसी को टारगेट कर देता, तो गुनहगार कौन हुआ? आप हुआ, क्योंकि आपने पहल करी वहां कमेंट करने की। सही बात। अपनी जिंदगियों पे फोकस करो, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि कलम रखो, मतलब इल्म, पढ़ाई लिखाई करो, उसी से इल्म आएगा, वही तुम्हें बचाएगा। कुरान शरीफ का भी बताएंगे, वो जरूर पढ़ें। कुरान शरीफ तो मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि मैं साल में 4 खत्म करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ कुरान शरीफ, उनको तर्जुमे वाला कुरान शरीफ लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप 4 बार में पढ़ क्या रहे हो वो आपको पता तो हो। बिल्कुल। और वो मतलब सऊदी, दुबई, यहाँ तराबी जब होती है ना भाई, तो रो रहे होते हैं आंसुओं से, क्योंकि उनको मालूम रहता है क्या पता है, क्या चल रहा। सही बात है। तो इसलिए ट्रांसलेट वाला भी कुरान की कितनी आसानी हो गई है। और आप देखेंगे दुनिया ने तरक्की तभी करी है जब कुरान शरीफ दूसरी लैंग्वेजेस में आया है। बिल्कुल। बता दीजिए आप, अगर उससे पहले तरक्की हो गई हो दुनिया की। सही बात है। कुरान शरीफ मैं मानता हूं कि अब आप तर्जुमे से स्टार्ट करें, ताकि जो आपने पढ़ लिया है आप ये भी तो समझिए कि हमने आज तक पढ़ा क्या है, उसमें क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या बताना चाह रहा है। सही बात। और ये खास तौर से कुरान शरीफ का जो बोला गया है, ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं सुधरना, जो चाहते हैं अपने अंदर तब्दीली लाना, तो वो पहली फुर्सत में इस पे अमल करें। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी वैसी सफल है। आजकल चल रहा है IPL, तो अपने वाले बहुत सारे लोग बाकायदा देखते हैं, पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना, लेकिन कुछ दूसरे भी मामला हैं इसमें। आप क्या, बैटिंग, हाँ, तो आप क्या समझते हैं इस चीज को, या कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? तो मुझे भाई एक छोटी सी बात कहूंगा, जिस इंसान को यकीन हो कि मैं अपनी फैमिली को अपने बाजुओं की ताकत से हलाल कमाई नहीं खिला पाऊंगा, वो बैटिंग, जुआ, सट्टा ये सब करता है। बस इस बात को यहीं खत्म करूंगा। जिसको यकीन होता है कि मैं अपने परिवार को अपने बाजुओं की ताकत से खिला ही नहीं सकता, वो जुआ सट्टा करता है भाई। बिल्कुल हराम चीज है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बाबर तुम वीडियोस बनाते हो इंस्टाग्राम पे जरा से व्यूज पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाते हो, तो कसम खा के कह रहा हूं मैं इंस्टाग्राम से 1 रुपए नहीं कमाता। वंस ना ब्लू मून, रेयरली केसेस में ये ईबा और ये सारे कॉस्मेटिक या कुछ आ जाते हैं, बाइक के टायर्स के लिए आ जाते हैं, तो मैं उनकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना देता हूं। अदरवाइज मुझे नॉर्मल जो कॉमेडी वगैरह वीडियोस में बनाता हूं उसमें पैसा नहीं मिलता। मैं इस पॉडकास्ट में बोलना चाहता हूं कि ये मेरे जो, मैं एक मैसेजेस आपको भेजूंगा, बहुत सारे जुए की एप्लीकेशंस मुझको मैसेज करती हैं, 7-8 भी मैसेज मुझे अगर आते हैं ना महीने के, वो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप डाल दीजिएगा उसमें
7-8 मैसेजेस, मतलब 80,000 90,000 रुपए मेरे महीने के आ सकते हैं। और मुझे क्या करना है, सिर्फ उनकी एप्लीकेशन को प्रमोट करना है। मैं जानता हूं कि उसको मैं प्रमोट करूंगा, 2 लोग तो उसको मेरे भरोसे पे पैसा उसमें लगा ही देंगे। सही बात। और डेफिनेटली वो एप्लीकेशन उस हिसाब से डिजाइन की जाती है कि आप उसमें कभी जीत ही नहीं सकते। वो लोग जहर बेच रहे हैं, जहर। कभी जिंदगी में उसको खा के कोई किसी को आराम नहीं मिलेगा, मरेगा आदमी। मौत है इन चीजों में। जितना भी नौजवान इन चीजों में इन्वॉल्व होता है ना, जुए की ऐप में या आईपीएल में, सारी चीजों में आगे ना पीछे मौत है। और भाई अपन तो जो पैसा कमाते हैं मुख्तसर सा कमाते हैं, लेकिन नींद ऐसी आती है कि अगर 1 बजे भी सोए तो सुबह 4 बजे तक इतनी जबरदस्त पूरी होती है ना कि पता नहीं चलता कब नींद पूरी हो गई। और जिंदगी में सबसे मेन चीज क्या है? सुकून। सुकून, सही बात। दुआओं में भी 2 चीज मांगो, एक आप मांगो अपना सुकून और एक मांगो अपनी सेहत। और ये सारी चीजें सुकून और सेहत दोनों खत्म करती हैं। और मैंने सुना है अभी आपका फिर से दूसरे एक पैर का वो होना है, ऑपरेट होना है, तो फिर से भागने वाले थे आप जान बचा के, तो हमने सोचा कि आपको रोक लेते हैं। खैर बातें तो खत्म होना नहीं है अपनी, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, और भी बहुत सारे हमारे भी सवाल हैं। तो एक छोटा सा एक रैपिड फायर एक राउंड है, वो कर लेते हैं हम। तो जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे सवाल करता हूँ। कितनी बाइक्स हैं आपके पास? मेरे पास 12 बाइक्स हैं अभी टोटल। अच्छा, कौन कौन सी है? अपाची है, अच्छा, एक्सपल्स है, इम्पल्स है, केटीएम है, पल्सर है, इस टाइप की हैं, डिफरेंट डिफरेंट, यामा है। अच्छा अच्छा। आज तक कितना आपने पेट्रोल जला दिया होगा इसमें? भाई नहीं कह सकता कुछ भी, इसका कुछ भी जवाब नहीं है। क्या कोई मतलब कुछ तो एक आइडिया होगा। साथ भाई पेट्रोल 100 का हो जाए, 200 300 हो जाए, अपन लोग तो एक प्रिंसिपल अमाउंट के डलवाते हैं ना, कभी 200 का डलवा 300 का। लोगों को फर्क पड़ता है कि पेट्रोल कितना, क्या नहीं बता सकता मैं। लाखों रुपए का भाई। जमात में कब से नहीं गया? मैं 2019 के बाद से नहीं गया, हालांकि 15 से लेके 19 तक हर रमजान मेरा चिल्ला रहता था एक। अच्छा अच्छा। तो आगे कब जाने का इरादा है? जल्द इंशाल्लाह आपके साथ ही जाएंगे, पैर का ऑपरेशन हो जाए। अभी मैं इंडियन सीट पे बैठ नहीं पाता हूँ। अच्छा। तो इसलिए हर मस्जिद में वेस्टर्न नहीं होती, इसलिए मेरा वेस्टर्न वो रेडीमेड भी आ जाती है ना, वो लेके चल सकते हैं। बड़ा अगली लगता है, बैठ के नहीं कर पाते अपन लोग, तो पेंट उतार के करने वाले हैं। ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ के। बड़ी उलझन होती है, आधी पेंट उतारो फिर के नहीं मजा। इस पे वो लगा देना छी ना। तो भोपाल के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, जो आपके नजर में बेस्ट है। जैसे कि बेस्ट रेस्टोरेंट जो है हबीबी। अच्छा, बेस्ट है जी हाँ। अभी हमने इसका खाया, तो बिरयानी आई थी इसलिए नाम ले रहा हूँ। सऊद शाह मेरा दोस्त भी है, और अभी मैंने इसको रिसेंटली 6 सेकंड से हराया भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब ये तो एक अचीवमेंट होगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं है। वो 4 व्हील का किंग है वो। अच्छा। मैं मानता हूँ रैली ड्राइवर है वो। अगर उसको पैसा लगा दीजिए ना, और भोपाल में इतना टैलेंट है। साथ भाई मैं क्रॉस कंट्री रैलीज में जाता हूँ, बहुत सारे रेसर हैं 4 व्हील ड्राइव के, लेकिन ये सऊद, ये लोगों का भाई एक नेचुरल टैलेंट होता है, एक वो लोगों का लाया हुआ है ट्रेनिंग लेकर, प्रैक्टिस लेकर। सऊद जैसे कई लोग हैं भोपाल के, सऊद है, कैफ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नए बच्चे भी, मुस्तफा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इनमें पैदाइशी टैलेंट है भाई भोपाल में। सिर्फ इनके पास एक कोई बैक सपोर्ट नहीं है जो इनको पैसा लगा के बाहर भेज दे, वरना आप रिजल्ट देखना भोपाल का नाम कहां से कहां पहुंचता है। बेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन है आप? बेस्ट इन्फ्लुएंसर भोपाल में तो मैं बोलूंगा अहमद मसूद। वो इसलिए है क्योंकि उसकी वीडियो से आज का यूथ सीख रहा है, और वही इन्फ्लुएंसर होता है जिसको देख के इंसान सीखे। तो मैंने आपसे कहा था ना साथ भाई, कोई फिजा के बच्चे जो नशे में और तमाम चीजों में मुब्तला है, हम जिम्मेदार हैं। अगर हमने अहमद मसूद की तरह उस वक्त में से गुड वीडियोस बनाए होते, गुड कंटेंट दिया होता, तो शायद आज ये बच्चे इस जगह पे नहीं होते। मैंने अभी रिसेंटली सिगरेट छोड़ी है। मैं बिल्कुल ही समझिए आप चेन स्मोकर था। सिगरेट छोड़ने से ये समझिए आप के एक तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ हूं मैं उनकी ही एक वीडियो से, माशाल्लाह। और उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद मैंने रीजन दूसरा था सिगरेट छोड़ने का, वो भी मैं फिर कभी बताऊंगा। बड़ा अच्छा एक वो भी मैसेज जाएगा लोगों को, लेकिन उनकी वीडियो से दिल में आया था कि छोड़ूंगा, और 1 हफ्ते बाद मैंने सिगरेट छोड़ दी। मुझे अभी 20-25 दिन हो गए तकरीबन छोड़े हुए, मैंने दोबारा हाथ भी नहीं लगाया। तो ये कभी उनसे मुलाकात होगी तो बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि ऐसी वीडियोस मतलब टच करती हैं यार, सीरियसली हिट कर देती है। तो अहमद मसूद ये आपके लिए है, साद भाई ने बहुत अच्छा शाउट आउट दिया आपको, और माशाल्लाह जरूर मिले आप। साद भाई एक पॉडकास्ट प्लान कीजिए दोनों के साथ, एक ऋतिक है लड़के का, मैंने देखा पूरी रमजान सीरीज अभी उनकी, रमजान के बाद नवरात्रि सीरीज भी बना रहे हैं। बढ़िया लोग हैं, बढ़िया लड़के हैं, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, अपना काम करते हैं, फोकस लेके चल रहे हैं, यूथ को बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। कीप अप द गुड वर्क ब्रदर, गो अहेड विद योर गोल्डन एंड शाइनिंग फ्यूचर, वी आर ऑलवेज विद यू। बेस्ट फोटोग्राफर भोपाल का
हाँ। ये तो कोई सुनेला लगता है। अरे भैया, वन एंड ओनली द फोटो कंपनी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी शादी के मुझसे पैसे नहीं लिए। नो ये डाउट, झूठ है, पैसे में से सब लिए भैया। भाई साहब, जबरन में लोग गलत आस लगाने लगते हैं कि भाई मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ कर दो, ये वो कर दो। अरे यार नहीं, देखिए काम अच्छा करते हो आप, क्वालिटी भी है आपके पास, और आप बहुत सारा काम ना करते हुए आप सिलेक्टिव चीजें लेते हो। जैसे कि मुझे बताया आपकी टीम ने कि आपने एक कोटा में शादी को लेने से मना कर दिया था, बाद में आपकी टीम इन्फ्लुएंस हो गई थी और आप गए वहां पे। जी, तो ये अच्छी चीज है कि आप क्वांटिटी नहीं लेते हुए आप क्वालिटी पे जाते हो, और यही चीज आपको डिफरेंट और अलग दिखाती है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। साथ भाई, एक मेरा सवाल है, एक लड़की ने थोड़ा रूडली बोला है, मुझसे पूछा है, अच्छा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं आपसे बहुत हम्बल पूछ रही हूँ। कि उनका मैसेज था कि ये जो फिजूल खर्ची फोटोग्राफी और इन सब पे शादियों में हो रही है, और जो निजाम बिगड़ रहा है शादियों का, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये उनका सवाल है। फोटोग्राफी को आप अगर लेते हैं इसमें फजूल खर्ची में, तो बेशक कुछ लोगों की नजर में हो सकता है फोटोग्राफी, कुछ लोग हराम भी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन कई उलमाओं के नजदीक फोटोग्राफी हराम नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक मामला आ जाता है तखवे वाला। शादियों का भी अगर आप देखें तो बारात कोई कर रहा है, कोई बारात हटा के जुमा कर रहा है आगे जाके, तो बारात हट रही है यहाँ से, जुमा लेवल पूरा बराबर हो रहा है उधर, जुमा भी नहीं है, बारात नहीं है तो जुमा भी नहीं है अपने इधर, सिर्फ वलीमा है। आप आगे रह के किसी को कन्विंस नहीं करते हो, अप्रोच नहीं करते हो, आप हमसे काम कराओ। हम कभी नहीं कहते आप हमसे काम करवाइए, ठीक है ना। हम कभी नहीं कहते आप हमसे, हाँ, हमें पोस्ट करने दीजिए आपका वर्क इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। कोई हमसे कहता है कि साहब पोस्ट नहीं होना, तो हम कहते हैं ठीक है साहब, विदाउट परमिशन हम पोस्ट करते भी नहीं है कुछ। अगर किसी ने बोला है तो पोस्ट होगा, नहीं बोला तो कभी नहीं होगा। और आप कितने, आपके पास टोटल आपकी टीम में लोग हैं जिनकी कमाई है इस काम के थ्रू? भाई मेरी टीम में तकरीबन समझिए आप 20 से 22 लोग हैं। सादा, कुछ मैंने वीडियोस देखे जी, जिसमें फोटोग्राफी को, वीडियोग्राफी को गलत बताया जाता है, लेकिन मैंने वो वीडियो में ही देखा है, तो इसका कुछ कहेंगे क्या आप? मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे भाई, इसमें बहुत बड़े बड़े वो हैं, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी उलमा की तरह बोलूं या किसी बड़े, क्योंकि वो अलग मामला थे। तो भाई फोटोग्राफी क्या है, अब ये जो नाच गाने हो रहे हैं, ये सब चीजें करना, ये तो ऑब्वियसली भाई गलत है, डेफिनेटली ये गलत है। मैं खुद कह रहा हूँ ना, गलत है, मत करवाओ आप नाच गाने वगैरह तो। हाँ, आप मत करवाओ, गलत है। तो होप बहन आपको ये जवाब मिल गया होगा, और बेहतरीन जवाब मिला है मेरे हिसाब से, कि सारी चीजों की उन्होंने डिस्क्राइब करा है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ख्याल रखिए आप। अल्लाह। अभी रिसेंटली आपने मार्केट में एक प्रोटेस्ट किया था फिलिस्तीन के सपोर्ट में, तो क्या था सीन उसका? क्या आपको मालूम है, पूरी दुनिया में स्पेशली हमारे भोपाल में ये लगता है लोगों को कि वो वॉर खत्म हो गया। वॉर तो वो है ही नहीं, जुल्म है। वॉर वो होता है जहां दोनों टीमें लड़े, यहाँ तो जुल्म है सीधा सीधा, वो खत्म नहीं हुआ, स्टिल चल रहा है वो, अभी भी इस वक्त भी चल ही रहा होगा जैसा कि मैं जानता हूं। तो हमने सबने प्लान किया, प्रोटेस्ट किया, कुछ टीम ने वो पहले भी किया था लास्ट ईयर, इस बार भी हमने किया, क्योंकि असली रमजान की रात जो देने वाली रात होती है ना, जैसे 5 नमाजें दिन भर की पढ़ी, तहज्जुद अल्लाह कहता है अब तुम मुझसे मांगो इसमें क्या चाहिए तुमको, ऐसे ही रमजान की पूरी इबादत के बाद चांद रात ऐसी होती है, अल्लाह फरमाते हैं इसमें मांगो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ठीक है। उस वक्त पूरा मुसलमान तबका मार्केट में था, तो हमने प्लान किया, शॉर्ट नोटिस में प्लान हुआ था, तो हमने से प्रोटेस्ट किया। हो सकता है हमारे बैनर्स और वो पोस्टर देख के किसी का ईमान जाग जाए तो हमारी आखिरत बन जाए, और आगे भी हम प्लान करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हमारे पास आए हैं जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी होगा तो हम प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पे 2-4 दिन बिफोर उस पे स्टोरीज पोस्ट वगैरह डाल के हम लोगों को आगा इन्फॉर्म करके हम ये प्रोटेस्ट प्लान करेंगे। भोपाल में आजकल ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिजनेस बढ़ा रहे हैं लोगों के, बड़ा अच्छा काम है जो लेके चल रहे हैं, तो ये इनको ट्रोल किया जाता है, इन्हें परेशान किया जाता है, कई जगहों पे मैंने देखा। तो क्या डिटेल है आपके पास की, मतलब कुछ आप बता सकते हैं कि क्या सीन चल रहा है? क्योंकि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, अच्छा भला कोई काम कर रहा है और दुनिया लगी है उसके पैर खींचने में। हाँ साथ भाई, ये तो है, अपने यहाँ टैलेंट को खींचते हैं। और खैर मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल इस चीज को गलत नहीं मानता हूं। मैं शिराज अमीन और उनकी पूरी टीम और जितने भी लोग हैं जिनके मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, ये लड़कियां भी जो प्रमोटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं भोपाल की, मतलब वीडियो क्रिएटर है, सॉरी मैंने इन्फ्लुएंसर बोला, वो जितनी भी वीडियो क्रिएटर हैं, जितने स्मॉल बिजनेसेस को ये प्रमोट कर रहे हैं, ये कहीं से बुरे नहीं है,
अच्छा है, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, सही बात। बहुत सारे लोगों की वजह से इनको भी रोजगार मिल रहा है, और ऐसे ही हमें मिलके चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। एक बहुत जानकार आदमी ने कहा है, तुम्हें अगर बहुत आगे जाना है तो सबको साथ लेकर जाना पड़ेगा, और तुमको अगर बहुत तेज जाना है कहीं तो फिर तुम अकेले चले जाओ। लेकिन अगर सबसे आगे जाना है ना, बहुत आगे, तो सबको साथ लेकर जाना पड़ेगा। और मैं मतलब मेरे जिन्हें गुरु मानता हूं उनका एक कॉल भी है, उन्होंने बोला भी है, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। मैं कहीं ना कहीं उनकी बात को अच्छा भी मानता हूं कि आपके पास कुछ है तो आप उसे फ्री वो मत करो। तो छोटे बिजनेसेस को इसमें फायदा भी मिलता है, बेचारे प्रमोट होते हैं, कितने से लोग जाते हैं। अब सबके टेस्ट बर्ड्स अलग होते हैं, किसी को चीज पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जाना ना छोड़ दे, एटलीस्ट सबके रोजगार चल रहे हैं। और मेरा मेन मसला यही है कि सब बिजी रहे, रोजगार मिलता रहे सबको, ये सबसे मेन चीज है। तो ये लोग सबसे अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ऐसे ही करते रहे। बिल्कुल, आई एम विद देम। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द फोटो कंपनी के यूट्यूब चैनल को भी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, भरपूर रिव्यू डालें। और हमेशा याद रखें, नमाजों के साथ साथ फिलिस्तीन के लिए दुआ करना ना भूलें। उनको आपकी दुआ ही बचा सकती है, और कुछ तो हम कर नहीं सकते जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, शायद मैं ना मिलूं और फ्यूचर में हो सकता है मैं किसी का पॉडकास्ट करूं बैठ के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।